नमस्कार। आज हम फिर एक बार बॉलीवुड की तरफ रुख करेंगे। बॉलीवुड की हम रोजाना एक सेलिब्रिटी से बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन के पीरियड में वो क्या कर रहे हैं, और खास करके अहम मुद्दा जब से सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो, उसके बाद एक मुहिम चल पड़ी है बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत के बाद। और तीसरा मेरा मुद्दा अहम होगा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर। तो मेरे साथ बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है अभिनेत्री मॉडल फलक खान, जिन्होंने पलक पलक ने कई सारे सीरियल्स में लीड रोल भी किए, फिल्मों में भी काम किया है। पलक, स्वागत है आपका। जी, थैंक यू सो मच। पलक, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि इस लॉकडाउन के पीरियड में आप कितना काम किया अभी, या फिर से सीरियल में आप व्यस्त हो चुकी है? नहीं, अभी हमारे जो सीरियल्स हैं उसकी शूटिंग तो ख़ैर रिज़्यूम नहीं हुई है। हम लोगों ने आउटर में जो हमारा एक सीरियल अभी ऑन एयर चल रहा है, सौ भाइयों की लाडली, उनकी कुछ पोर्शंस बचे हुए थे एंड के, तो वो हम लोगों ने कुछ शूट किया है। बट कंटिन्यूटी के लिए अभी भी हम लोग वेट कर रहे हैं बिकॉज़ कुछ सीरियल्स की शूटिंग स्टार्ट हुई है, बट बिकॉज़ ऑफ लॉकडाउन और कोरोना वापस कुछ ऐसा पॉज़िटिव आ जा रहे हैं कुछ लोगों को, एक्टर्स को, तो इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं कि ताकि थोड़ा-सा स्टेबल हो जाए, फिर हम लोग हमारे सीरियल की शूटिंग वापस से रिज़्यूम करें। कई सारे एक्टर एक्ट्रेस इस लॉकडाउन के पीरियड में कुछ लोग अपने गांव चले गए। कुछ लोग पूरी तरह से घर में ही बैठे हुए हैं, कुछ बाहर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप कहाँ हुई? नहीं, मैं तो होम टाउन आ गई थी अपने। मैं मुंबई में नहीं हूँ फ़िलहाल तो। मार्च में जब लॉकडाउन होने वाला था उससे जस्ट पहले मैं आ गई थी एंड मतलब मेरा तो प्लान था कि विदिन अ वीक आई विल बी बैक, बट इतना सिचुएशन इतनी इंटेंस हो जाएगी, इसका आइडिया उस टाइम नहीं था। तो अभी तो मैं होम टाउन में ही हूँ, बट वेट कर रही हूँ कि जब जल्द से जल्द सिचुएशन नॉर्मल हो जाए और हम लोग मुंबई वापस जाएँ और सारी शूटिंग वापस से रिज़्यूम हो हमारी। पलक, सुशांत के मामले पर सीधी बात करूंगा मैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने जिस तरह से सुसाइड किया, उस सुसाइड के बाद आप लोगों के मन में किस तरह का ख्याल है? क्योंकि आप लोगों को पता है इंडस्ट्री कैसी है, कितना स्ट्रगल आप लोग कर रहे हो। जी, ये तो मतलब सुशांत सिंह जी का जो दुर्घटना हुई है, उससे सारी इंडस्ट्री बहुत शॉक है, पूरा देश बहुत ज़्यादा शॉक है और मतलब लाइक इस लेवल पे पहुँचने के बाद भी किस हिसाब से लोग इंटेंस रहते हैं, डिप्रेशन रहता है, उन लोगों को कितना प्रेशर रहता है, इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडस्ट्री में सिर्फ सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर तो रहता ही है हर किसी को। हर एक्टर स्ट्रगल करता है और सुशांत सिंह एक लाइव एग्ज़ाम्पल है कि उन्होंने एज़ अ टीवी कहा जाए कि ऐसे पैरेलल लीड साइड आर्टिस्ट उन्होंने स्टार्ट किया, फिर उन्होंने पवित्र रिश्ता में उन्हें एज़ अ लीड कास्ट हुआ बालाजी में, एंड देन उनकी स्ट्रगल स्टार्ट हुई फ़िल्म्स में, उन्होंने एक्सेप्ट किया, लोगों ने काफ़ी पसंद आए और इतने पीक पे आने के बाद ऐसा कदम उन्होंने उठाया है, ये तो ख़ैर हम लोग के लिए भी बहुत ज़्यादा शॉक था। इतना अच्छा काम कर रहे थे, इतनी अभी उनकी फ़िल्म्स लाइन्ड अप थी, ऑलरेडी शूट्स थे और भी इस 2020-21 में थी। नो डाउट किसी भी लेवल पे हो आप, चाहे आप स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे आपको काम मिलना स्टार्ट हो गया हो, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, प्रेशर तो नो डाउट रहता ही है इस इंडस्ट्री में और सारी इंडस्ट्री में आई थिंक रहता होगा। लेकिन किसी भी हालत में ये स्टेप उठाना मतलब मेरे लिए तो मतलब बहुत ही डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ मैं इस बात को कि सुशांत सिंह जैसे मतलब अच्छे इंसान और इतने अच्छा काम कर रहे थे वो, उन्होंने ऐसा स्टेप उठाया। तो मतलब मेरे हिसाब से भले ही मैं जानती हूँ कि नेपोटिज़्म वगैरह की बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन एज़ एन एक्टर और एज़ अ पर्सन मैं ये जस्टिफ़ाई नहीं कर रही हूँ कि इस हिसाब से अगर एक सुसाइड को किसी भी हिसाब से एक जस्टिफ़िकेशन मिल जाए, कि प्रेशर के हिसाब से मिले या किसी भी हिसाब से, सुसाइड इज़ नॉट जस्टिफाएबल फॉर मी। नेपोटिज्म, आपको क्या लगता है कि सिर्फ बड़े पर्दे पर नेपोटिज्म है, या छोटे पर्दे पर इस तरह की चीजें नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। हमारे सीरियल्स में भी है खैर हमारा चैनल का अप्रूवल आता है आर्टिस्ट से और अब सिर्फ़ इंडस्ट्री को ही मैं ब्लेम क्यों करूँगी? मैं बाकी इंडस्ट्री को भी देखती हूँ, सारे हमारे कॉर्पोरेट लेवल के भी हमारे प्रोडक्शन हाउस है, तो उसमें जो बाकी कॉर्पोरेट लेवल पे भी अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ये नेपोटिज़्म तो देखने को मिलता ही है और हर इंसान मैं 50% एक इसके फ़ेवर में बोलती हूँ कि और 50% अगेंस्ट में बोलती हूँ कि ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री को इतना ब्लेम किया जाता है, ये हाइलाइटेड है
तो सिर्फ इंडस्ट्री में ये प्रिवेल करता है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि सब सारी इंडस्ट्री में, मतलब अपार्ट फ्रॉम मीडिया इंडस्ट्री में बात करूँ, अगर हमारे ऑफिसेज में है तो ये प्रिवेल तो करता ही है। हर इंसान एक चाहता है कि अगर मैं एस्टैब्लिश अगर मैंने इतना स्ट्रगल किया है, मैं 5 साल 10 साल स्ट्रगल करती हूँ, तो कहीं न कहीं बेनिफिट हमारे बच्चे होंगे उनको मिलेगा। बट हाँ, ये चीज़ करना कि अगर हमारे बच्चे टैलेंटेड नहीं भी हैं, फिर भी फोर्सफुली उनको इंडस्ट्री में सस्टेन करना और बाकी जो टैलेंटेड है, उनकी अपॉर्च्युनिटी छीन के उनको देना, दैट इज़ रॉन्ग, व्हाट आई फील। नहीं, बिल्कुल मेरा सवाल ही वही कि जो रोल छीने जाते हैं, क्या कभी आप इस चीज़ का जो शिकार हुए, आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, भले ही हर एक्टर्स के साथ होता है, बट ऐसे मतलब मैं ओपनली नाम तो नहीं लूँगी, बट हाँ, एक बहुत बड़े चैनल के लिए मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था एंड ओवरनाइट मुझे पता चला आई हैव बीन रिप्लेस्ड, मतलब चैनल और शो मैं नहीं लेना चाहूँगी, दैट वाज़ अ वेरी बिग शो एंड बिग चैनल। बट ऑफ कोर्स मैंने किया है, बहुत किया उन चीज़ों को। हम लोग जब स्टार्ट करते हैं मतलब वो मेरे कुछ 3-4 साल पहले की बात है, व्हेन आई वाज़ स्टार्टिंग माय करियर। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू आर नॉट वेरी मैच्योर एनफ, आपने इंडस्ट्री दुनिया उतनी नहीं देखी होती है एंड सडनली इस टाइप की चीज़ें अगर आपके साथ हो जाती हैं तो डेफिनेटली काफ़ी शॉक लगता है एंड उस ट्रॉमा से निकलने में आपको काफ़ी टाइम लगता है, जो कि मुझे भी लगा बहुत ज़्यादा टाइम। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने अपने आप को संभाला एंड अगेन आई स्टार्टेड डूइंग वर्क एंड ऑल, तो वो सारी चीज़ें अब हिस्ट्री बन गई हैं। बट डेफिनेटली मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है और भी बहुत लोगों ने किया होगा, सबने मोर और लेस सबने किया होगा, कम ज़्यादा सबने किया होगा। आज भी बड़े आर्टिस्ट हैं जो नेपोटिज्म की बात करते हैं, बॉलीवुड की मैं बड़ी-बड़ी एक्टर्स की भी बात कर रही हूँ, तो उन लोगों ने भी झेला है, वो लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और इतने सक्सेसफुल होने के बावजूद भी, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का ही ऐसे डिटेल देखें हम लोग, तो खैर अभी तो अंडर उनका केस अभी चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा कुछ डिसीजन तो नहीं दे सकते हैं हम लोग, बट उनके भी बारे में जो ये जानकारी आ रही है कि बहुत सारे उनके शोज़, बहुत सारे उनकी फ़िल्म्स उनसे कैंसल हो गई है बिकॉज़ ऑफ जो लॉबी होती है हमारे बॉलीवुड की। तो डेफ़िनेटली वो प्रेशर आपको पड़ता है कि आप अगर सुपरस्टार हो, अगर आपके पास 10 मूवी आप कर रहे हो, अचानक से 5 मूवी अगर आपकी कैंसल हो जाती हो, तब जिस लेवल पे भी आप काम कर रहे हो, तो वो प्रेशर तो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर आ जाता है, स्टारडम मेंटेन करने का, एज़ एन एक्टर आपको सस्टेन करने का। तो दैट इज़ रॉन्ग कि अगर नेपोटिज़्म अगर वहाँ इतने बड़े एक्टर बनने के बाद भी अगर उनको नेपोटिज़्म का सामना करना पड़ रहा है और उनके रोल्स छीन के किसी और को दिए जा रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। क्यों नहीं आप लोग जो है मेंटली प्रिपेयर रहते हैं इन सब चीज़ों के लिए? क्योंकि कहीं न कहीं एक वक़्त ऐसा आता है जहाँ पर जो है इस तरह का जो है चीज़ें देखने के लिए मिलती है, प्रेशर आप जो है न्यू कमर्स पर बनाया जाता है, तो आप लोग पहले से तैयार क्यों नहीं थे? क्योंकि कहीं न कहीं एक एक इस चकाचौंध में जो है न्यू कमर जो है घुस जाते हैं पूरी तरह से, फिर उनके समझ में नहीं आता आखिरी वक़्त पे कि क्या करना है, जिसका नतीजा जो काफ़ी बुरा आता है। सुसाइड होता है। देखिए मेंटली तो हर इंसान तैयार रहता है, बट क्या होता है ना कि प्रिपरेशन करना और प्रैक्टिकली जब वो लैंड करते हैं उस सिचुएशन में, तो दीज़ आर 2 डिफरेंट थिंग, यू नो, एंटायरली। अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ, नहीं-नहीं हमें जाना है, जो होगा हम देख लेंगे। क्योंकि देखिए ना, ये इंडस्ट्री ऐसी है कि कोई भी जो भी इंसान काम कर रहा है इंडस्ट्री में, कोई मतलब ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करता है। ये ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे हर इंसान अपने शौक से आता है। बहुत ज़्यादातर लोग अगर एक्टर की बात करें तो ज़्यादातर लोग अपनी फैमिली से खिलाफ होकर ही आते हैं। तो एक चीज़ ये भी होता है कि नहीं अपने फैमिली से प्रेशर डाल के आए हैं, नहीं ज़बरदस्ती करके आए हैं, तो कहीं न कहीं लगता है कि नहीं वापस जाएँगे तो क्या मुँह दिखाएँगे? एक ये प्रेशर रहता है हर एक्टर्स के, अनलेस एंड अंटिल वो लोग सस्टेनेबल काम नहीं स्टार्ट कर लेते हैं। तो फैमिली जो छोटे शहर से जो लोग जाते हैं, जो मिडल क्लास के लोग ज़्यादा पहुँचते हैं छोटे शहर से, तो उन लोग के पास क्या होता है कि फ़ाइनेंशियल बैकअप की भी प्रॉब्लम होती है, उनकी फैमिली सपोर्ट भी इनिशियल स्टेज में काफ़ी कम देखा जाता है कि बहुत कम फैमिली सपोर्ट करती है इनिशियली। तो उस केस में जब उनके पास प्रेशर आ जाता है कि मैं इतनी लड़के अपनी फैमिली से यहाँ आया या आई और फिर उन्होंने कुछ काम नहीं कर पाया, तो फिर वो किस हिसाब से वापस जाएँ, ये सब प्रेशर उनके मन में आता है। तो शायद वो प्रेशर शायद नहीं झेल पाते हैं और वो सुसाइड की तरफ रुख मोड़ लेते हैं। ये चीज़ें होती हैं आप और आप इंडस्ट्री में किस तरह से क्या इतनी आसानी से एंट्री मिली कि आपको स्ट्रगल करना जानना चाहेंगे आपके बारे में भी कि आप कब इंडस्ट्री में आए, किस तरह से आपको चांस मिला? जी, मैंने ऑफ़ कोर्स मैंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है इनिशियल डेज़ में। मैं एक्चुअली अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आई थी, मतलब मेरा पैशन हमेशा एक्टिंग रही है।
तो बट हमारी फैमिली बैकग्राउंड थी ऐसी कि उनको मतलब हमारे एजुकेशनल बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। हमारे फादर डीन है यूनिवर्सिटीज़ में, मदर भी एजुकेशन लाइन से जुड़ी हुई हैं। तो फैमिली था उनका। इस थोड़ा हट के मैंने ये बोला कि मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ, तो उन लोगों को भी थोड़ा-सा इनिशियली लगा कि नहीं फैमिली है, एजुकेशन पे होना चाहिए, एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है आपको। तो मैंने बोला ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं एमबीए के लिए जा रही हूँ मुंबई, एंड पैरेलली आई विल स्टार्ट सर्चिंग करके। एंड मेरा इंजीनियरिंग किया है मैंने एमआईटी मुजफ्फरपुर से। तो एक वो था कि चलो ठीक है, इनकेस कुछ नहीं होता है तो मेरा एजुकेशन साइड है, तो मैं आई डू जॉब एंड ऑल। लेकिन एक बार ऑलवेज आई वांटेड कि मैं अपने पैशन को एक बार मौका दूं, कैसा नहीं लगे लाइफ में कि मैंने उसको परस्यू नहीं किया। तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट, एंड लकीली मेरे कुछ कलीग्स वगैरह थे, कुछ शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बना रहे थे, तो उन्होंने मुझे काम दिया। और फिर इंडस्ट्री में, प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में आने के बाद काफ़ी ऑडिशंस दिए मैंने, रिजेक्शंस भी हुआ, फिर ऑडिशंस दिए। इनिशियली मैंने एक जो अभी मेरे शो कर रही हूँ उसके लिए, यू वोंट बिलीव कि मैंने वो मेरा फर्स्ट पायलट शूट था जब मैं मुंबई में गई थी, मुझे काम मिला था एज ए लीड। तो वो हम लोगों ने फर्स्ट शूट किया था, वो 3-4 साल लग गए उसको अप्रूव होने में, एंड दैट इज अब ये ऑन एयर, तो हम लोग अब शूट कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री में काफ़ी बार टाइम भी लगता है कि 4 साल पहले आप किसी का सैम्पल शूट कर रहे हो और इतने दिन के बाद आपको वो ऑन एयर जा रहा है शो, तो इट टेक्स टाइम। बट अगर आपकी किस्मत में है तो मोर और लेस वो चीज़ें आपको मिलती हैं, मतलब आपको लगे रहना पड़ता है। एंड हर आर्टिस्ट को मैंने काम करना स्टार्ट किया है, और मैंने प्रोडक्शन हाउस भी है मेरा, तो 2018 में मैंने इस्टेब्लिश किया, तो उसके अंडर में मैं एड्स वगैरह बनाती हूँ। तो जो भी अब मेरे आर्टिस्ट आते हैं, जो न्यू कमर्स होते हैं, उनको मैं काम पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं बाहर से आई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि नए आर्टिस्ट आए, उनको मैं काम दूँ। तो उनको सबको यही बोलती हूँ कि एज एन एक्टर देखिए, आप जब तक सब एक लेवल पे स्टैब्लिश नहीं हो जाते हैं, तो आपको एक बैकअप तो रखना ही पड़ता है, कि आप सोली एज एन एक्टिंग डिपेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो एक प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि मुंबई का आप जानते हैं वेरी कॉस्टली शहर, तो उसको सस्टेन करना, और एज एन एक्टर क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करनी होती हैं। आपका लाइफस्टाइल, आप एकदम बेसिक नहीं रह सकते, क्योंकि आपको ऑडिशंस पे जाना है, आपको बहुत प्रेजेंटेबल रहना है, तो उसमें भी काफ़ी खर्च आते हैं। और बाकी खाना पीना रहना सब जगह बहुत ये होता है कि सिर्फ अगर एक्टिंग पे छोड़ोगे, हो सकता है कि आज काम मिले आपको 6 महीने बाद काम मिल रहा है, तो एक वो प्रेशर बिल्डअप होने लगता है, लोग वापस नहीं आना चाहते हैं, और उसी चीज़ों में शायद कुछ बहुत नेगेटिविटी लोगों के अंदर बढ़ने लगती है। और जो कुछ ऑडिशन के नाम पर देखा है हमने मुंबई में कई सारे केसेस होते हैं कि लूटा जाता है, कास्टिंग काउच के भी जो है कई लोग जो शिकार हो जाते हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? हाँ, ऑब्वियसली ये तो काफी खैर हमारे इंडस्ट्री का बहुत ही खराब ये है, और ये ट्रुथ है, एग्जिस्ट करता है। ये सारी चीजें जो पॉइंट्स है, कास्टिंग काउच, नेपोटिज्म, ये सारी चीजें इंडस्ट्री में एक नेगेटिव साइड के हिसाब से एग्जिस्ट करते हैं। खैर हम लोग तो अभी नए नए आए हैं, मतलब मैंने पर्सनली बहुत ज्यादा बड़ी एक्ट्रेस ने पलक में बड़ी एक्ट्रेस ने कहा है कि उन्हें कास्टिंग काउच के लिए जो है खुले तौर पर जो ऑफर किया गया। अभी 4-5 साल के करियर में आपको क्या इस तरह की बातें आपके सामने, क्योंकि ज्यादातर न्यू कमर के साथ इस तरह के हादसे होते हैं? ऑफ कोर्स मुझे भी ऐसे है, मैसेजेस वगैरह तो खैर काफ़ी आते हैं कि जैसे मैं कास्टिंग की बात करती हूँ कि मैसेजेस आते हैं, तो उसमें एक रहता है कि दिस इज़ कॉम्प्रोमाइज़ प्रोजेक्ट, ऐसा करके ओपनली स्टार्टिंग में नहीं आता है, दिस इज़ कॉम्प्रोमाइज़ प्रोजेक्ट। तो इनिशियली मुझे भी नहीं समझ में आया कि व्हाट इज़ कॉम्प्रोमाइज़ ऑन व्हाट एंड ऑल करके। तो फिर लेटर ऑन मुझे समझ में आया, तो मैं तो बिल्कुल भी इसको सपोर्ट नहीं करती हूँ। मैंने बोला कि नहीं, आई एम नॉट कंफर्टेबल डूइंग दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो वैसे कास्टिंग वाले लोगों को मैंने ब्लॉक कर दिया इनिशियली। कुछ अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, ज़रूरी है। मैंने आज तक जितना भी काम किया है वो मतलब अपने एक्टिंग से ही करके उन्होंने उसे हासिल किया है। मुझे अभी जो मैं काम कर रही हूँ, मेरा सर्कल काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है। इनिशियली मुझे भी काफ़ी मैसेजेस स्पेशली कास्टिंग डायरेक्टर्स वगैरह के आते हैं कि हाँ ये इस टाइप का प्रोजेक्ट है। और जो बड़े लेवल पे जो बड़े आर्टिस्ट बॉलीवुड वगैरह पे मैं बात कर रही हूँ, तो उनके जो सेलिब्रिटीज वगैरह निकल के आते हैं और बताते हैं कि उन्हें ये सब चीज़ सामना करना पड़ा। तो ये बहुत ही मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत नेगेटिव साइड ऑफ बॉलीवुड है। ये सुनकर आपको मेंटली प्रेशर नहीं आता कि अरे तब अगर मुझे किसी बड़े स्टार के साथ काम करना पड़े, किसी बड़े प्रोड्यूसर के साथ, और अगर मुझे अगर किसी ने इस तरह का मेरे सामने ऑफर रखा तो क्या डिसीजन लो? ये सामने क्वेश्चन नहीं आता?
ऑफ कोर्स आता है, और आपके काफ़ी मतलब आप ट्रॉमाटाइज़्ड हो जाते हो। मैं भी यही सोचती हूँ बहुत बार कि इन केस कभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ जाए, आई एम जस्ट डेडली वांटिंग टू डू दैट, और ये कंडीशन आ जाए एंड आई एम नॉट एट ऑल रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दीज़ काइंड ऑफ थिंग, तो क्या करूँगी? ऑफ कोर्स प्रेशर आता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हर आर्टिस्ट को अगर लोग ना बोलना स्टार्ट कर दें, तो ये आज ना कल इंडस्ट्री से ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मैं लॉजिक में बताती हूँ कि जो मैंने फेस किया है जो सेल सर्कल में, कि उन लोगों का लॉजिक क्या रहता है कि लड़कियाँ तो बहुत आ जाती हैं काम करने के लिए, तुम्हें काम क्यों मिलेगा? तो दैट इज़ अ लाइन जो आपको सुनने को मिलती है। बहुत सारी लड़कियाँ आ जाएँगी, मुझे आपको ये काम क्यों दें? मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है आपसे? तो इस टाइप की चीज़ें सामने आती हैं सुनने में, तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग कि आपको मतलब आपके टैलेंट पे काम नहीं मिल रहा है, आपको एक्स फैक्टर्स की वज़ह से काम मिल रहा है। मतलब आप अगर जॉब करने के लिए जा रहे हो, तो आप जॉब कर रहे हो, आप अपनी मेहनत कर रहे हो, आप उसका पैसा ले रहे हो। दैट्स व्हाट एवरीवन फील्स। और इंडस्ट्री में आ रहे हो आप एज़ एन ये एक आर्ट है। आप अपने एक क्राफ्ट को आपके आर्ट को आप ये लेके जा रहे हो एज़ अ प्रोफ़ेशन, तो आपको उसके लिए काम मिलना चाहिए, आपको उसके लिए उसका पैसा मिलना चाहिए। तो ये इसको कंसीडर करना चाहिए, ना कि जो जो मैंने जो लॉजिक सुना है और जो देखा है कि क्यों आपको क्यों काम मिलेगा, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। तो मेरा ये पॉइंट आता है कि अगर हर एक्टर चाहे वो लड़का, क्योंकि कास्टिंग काउच अब सिर्फ लड़कियों पे सीमित नहीं है, लड़कों पे भी है। अब हर हर दोनों ये जेंडर दोनों को फेस करना पड़ता है कास्टिंग काउच। तो हर एक्टर अगर मना करे, तो बिना एक्टर्स के तो काम होगा नहीं। अगर हर एक्टर्स मना करेगा, तो बिना एक्टर तो काम होगा नहीं। कहीं न कहीं एक्टर अपने प्रेशर में काम पाने की लालच में, क्या चलो ठीक है एक बार कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, और हमें काम तो मिल रहा है, हमें तो नाम और फेम तो मिल जाएगा। तो इस लालच में जो एक्टर्स लोग कर देते हैं, और फिर वो चीज़ एक सिलसिला बन जाता है, और फिर उस चीज़ का जो कहते हैं कि जो बाहर साइड निकल इफ़ेक्ट्स पाना है, बहुत मुश्किल हो जाता उनको बाहर निकलना बहुत, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत छोटी है इन टर्म्स ऑफ की बात अगर है, जैसे एक बार आपको काम अगर लगता है कि कास्टिंग काउच की वजह से मिलता है, तो इंडस्ट्री में सब लोग आपको उस नाम से समझ लेते हैं कि हाँ ठीक है, चलो फिर मतलब फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, हाँ ठीक है इसको काम ऐसे ही चाहिए होता है, तो ऐसे ही काम दिया जाए इसको। और बाकी उसकी वजह से क्या होता है कि बाकी आर्टिस्ट जो होते हैं, जो दे आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़, उनको बहुत परेशानी होती है अपने ये प्रोफ़ेशन में, इस एक्टिंग में काम करने में। मतलब आपने कहा कि आप एज ए प्रोड्यूसर भी काम करें, लेकिन एक गैंग में हमने देखी इतने सालों के करियर में कि एक जो है बॉलीवुड में कहे या सीरियल्स की बात करें, एक अलग तरह की गैंग है ये प्रोड्यूसर्स की, जो है बात करते इस तरह का लालच देते हैं, या तो करियर बनाने के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन करियर खराब करने का ही काम करते हैं। खास करके जो है अगर फीमेल मॉडल्स हो, जो न्यू कमर्स होते हैं, वो इंडस्ट्री में आते, तो उन्हें जो नए प्रोड्यूसर्स हैं, उन्हें जाने बिना, उन्हें बिना समझे जो है कुछ भी जो तरह से जो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी, जी। हाँ, लॉबी तो बिल्कुल चलती है, वही मैं बताना चाह रही कि हमारे बॉलीवुड में वो एक लॉबी है कि अगर एक एक्टर किसी पर्टिकुलर लॉबी में काम कर रहा है, तो वो दूसरे लॉबी में नहीं मिलता है उसे काम। तो दैट इज़ वेरी प्रिवेलेंट, और ये मतलब मुझे वैसे एक्सक्लूसिवली बोलने की ज़रूरत नहीं है। बॉलीवुड जो चाहे सीरियल्स हो, अगर सपोज़ एक बड़े बैनर का एक टैग लगा हुआ है उनके अंदर, तो वो टैलेंट है। तो दूसरे के क्या होता है कि उनको या तो बहुत ही स्ट्रिक्ट किसी आर्टिस्ट को लेना है। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ कि जैसे कि यशराज के कोई टैलेंट है या धर्मा के कोई टैलेंट है, अगर किसी और को देना है, तो उनका एक प्रोसीजर के लिए जाएँगे कि नहीं, मुझे आपको ये साइन करेंगे और चीज़ें हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि छोटे आर्टिस्ट लोग इसी लेवल पे दब जाते हैं कि इसका टैलेंट कौन इतना जाएगा उनके अप्रूवल लेने के लिए, ये लेने के लिए, तो इस हिसाब से फिर काम नहीं मिलता। मतलब मुझे लगता है कि एज़ एन आर्टिस्ट को एज़ अ फ्रीलांस के तौर पे कंसीडर करना चाहिए कि हम जिसको चाहें हम अप्रोच करें और उसके लिए काम करें। लॉबिंग की वजह से क्या कि टैलेंट बहुत दब रहा है, और उन्हें अपॉर्च्युनिटीज़ की बहुत कमी हो जा रही है एक्टर्स को। बिल्कुल, एक अहम सवाल मेरा और है कि खास करके आप जो है वेब सीरीज भी आपने की है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर मेरा सवाल ये है कि लगातार आप जो भी लॉकडाउन में बड़े स्टार्स की जो है फिल्में इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जो है रिलीज होती हुई दिखाई दे रही है, छोटे एक्टर्स की जो फिल्में जो साइड में रख दी जा रही है, अब जो उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा, इस पर आप की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा।
जी, इनिशियली देखा जाए तो वेब सीरीज़ न्यू कमर्स के लिए मतलब ज़्यादा अच्छा खुला प्लेटफ़ॉर्म हुआ करता था डिजिटल के लिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम फ़िल्म्स की बात करें जो बड़े पर्दे पे रिलीज़ होती है, तो उनकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, उनकी मार्केटिंग कॉस्ट, उनका रिटर्न काफ़ी हाई होता है। तो कोई भी प्रोड्यूसर्स होता है ना, किसी नए कमर को बहुत सोचता है लेने से पहले कि इसके नाम पे मतलब जो भी प्रोसेस होता है, जो क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर है वो अपना रिटर्न देखे बिना तो किसी को काम देता नहीं है। तो किसी नए एक्टर को देखेगा कि हाँ, चल अगर हम इसको लेके काम कर रहे हैं तो हमारी फ़िल्म कितने ऑडियंस देखने आएँगे थिएटर्स में, कितना रिटर्न आएगा, तो उस हिसाब से देखते थे। तो कहीं न कहीं बहुत इसीलिए जो फ़ेमस फेस है जिसका लगता था रिटर्न बहुत अच्छा है, उनको लेके प्रोड्यूसर्स काम करते थे। तो तब हमारा आया डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, तो उसमें क्या होता था कि जैसे शॉर्ट फ़िल्म्स वगैरह से स्टार्ट हुआ यूट्यूब वगैरह पे बड़ी-बड़ी चैनल्स हैं जैसे पॉकेट फ़िल्म्स, रॉयल स्टैग ऐसे इस टाइप के प्लेटफ़ॉर्म पे ना बहुत जो न्यू कमर्स हैं, अच्छे एक्टर्स हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, तो उन लोग को अच्छा काम मिलना स्टार्ट हो गया। धीरे-धीरे इनको बहुत ये प्लेटफ़ॉर्म को जो शॉर्ट फ़िल्म्स के प्लेटफ़ॉर्म है उनको बहुत अच्छा से रिस्पॉन्स मिलने लगा ऑडियंस को एंड देन आया हमारा डिजिटल का देखा जाए कि अमेज़न, नेटफ्लिक्स एंड ऑल। तो इनिशियली आप देखेंगे जितनी भी सीरीज़ आई है, तो उसमें ना न्यू कमर्स बहुत काम कर रहे हैं। बहुत उन्होंने वो किया मतलब उन्हें अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिला ताकि न्यू कमर्स को एक नहीं, समझिए कि बिल्कुल इंटरफ़ेस बिल्कुल अच्छा अच्छे, मिल रहा है। यस, अच्छे एक्टर्स बाहर आ रहे हैं, हम देख रहे हैं नई-नई वेब सीरीज़ में जो नए-नए न्यू कमर्स अच्छा काम कर रहे दिखाई दे रहा है, अपना टैलेंट दिखाने का उन्हें पूरा मौका मिलता है। जी, जी। लेकिन अब जो है उनके इस टैलेंट को जो है वो पूरी तरह से ओवरशैडो छुपाने हो की रहा है। कोशिश की जा रही है। जी, बिल्कुल, वो ओवरशैडो हो रहे हैं क्योंकि अभी क्या है कि प्लेटफ़ॉर्म पे अब बड़े-बड़े जो प्रोड्यूसर्स हैं, अब बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं। अभी तो खैर लॉकडाउन के सिलसिले में जो उनकी फ़िल्म्स ऑलरेडी थिएटर के लिए बनी थी, वो भी अभी रिलीज़ कर रहे हैं बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे, तो दैट इज़ डिफरेंट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी सीरीज़ में भी हम बात करें, तो भी अभी बड़े आर्टिस्ट जो हैं, अब स्विच कर रहे हैं सारे। तो वही सेम चीज़ आएगा, अब जैसे थिएटर से बचने के लिए लोग डिजिटल पे आने लगे थे कि ताकि चलो एटलीस्ट न्यू कमर्स को एक अलग प्लेटफ़ॉर्म मिल रहा है, तो उनमें R&D होती है कि हाँ ठीक है हम एक्टर्स को नए आर्टिस्ट है उनके साथ रिस्क ले सकते हैं काम करने की वो चीज़ें फिर हमारा देखा जाए तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी फिर खत्म हो गया ना हमारे न्यू कमर्स के लिए अब फिर वो कहाँ जाएंगे। बिल्कुल जाते-जाते मेरा आखिरी सवाल ये है पलक आपसे कि इस लॉकडाउन के पीरियड में जैसे कि आपने कहा कि आप फिलहाल तो मुंबई में नहीं हो। इस खाली पीरियड में आप क्या कर रहे हो? क्या आपको कोई सिंगिंग का शौक है या फिर किस तरह से टाइम पास कर रहे हो? जाते-जाते चाहेंगे अगर आप गाना गाते हो तो दर्शकों के साथ जो है बिल्कुल आप कोई गाना शेयर कर सकते हैं। मैं ऐसे मतलब ऐसा कुछ सिंगर तो हूँ नहीं, शौक थोड़ा बहुत ही है। और लॉकडाउन में मैं कर क्या रही हूँ, मैं थोड़ा-सा क्रिएटिव काम भी करती हूँ। मतलब मैं राइटिंग वगैरह थोड़ा-सा करती हूँ क्योंकि मैं एड्स वगैरह जो हमारे प्रोडक्शन हाउस के एड्स वगैरह बनते हैं, तो उसकी राइटिंग वगैरह मैं करती हूँ। मीनव्हाइल थोड़ा बहुत शूट वगैरह जो बचे हुए हैं, स्क्रैच वगैरह वो करती हूँ। गाना ठीक है, आपने बोला है तो मैं गाती हूँ एक जो मेरा फेवरेट गाना है और कभी भी किसी को बोलता है तो रेडी टू सिंग वाला पोर्शन है मेरा। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो लग जा गले से। थैंक यू। बहुत बढ़िया आवाज़ है, धन्यवाद पलक आपसे हमसे बात करने के लिए। फिर एक बार जो है हम इस लॉकडाउन के बाद एक बार बात करेंगे, रूबरू होंगे आपसे, सामने बैठकर बात करेंगे। इंतज़ार कर रहे हैं इस लॉकडाउन के खत्म होने का। मुझे लगता है कि आप भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू करके एंड होपफुली जल्दी हम लोग मुंबई में आके इंटरव्यू आमने-सामने करें। बिल्कुल, थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच।